नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि वे कौन से विषय हैं जिन पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो यह सभी हम लोग की आज की करंट अफेयर न्यूज़ है, सभी बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज के इस वीडियो में प्रत्येक न्यूज़ पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि इस चर्चा से पहले आप लोग के लिए एक न्यूज़ यह है कि संस्कृति आईएएस ने फैसला किया है आप लोगों के लिए एक फाउंडेशन कोर्स शुरू करने का, जो सामान्य अध्ययन का फाउंडेशन कोर्स होगा। इसमें आपको प्रीलिम्स तथा मेंस दोनों ही प्रकार की कक्षाएं प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि यह जो कोर्स है यह एक हाइब्रिड कोर्स है, यानी कि अगर आप दिल्ली आ सकते हैं तो हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ जाइए, यदि आप दिल्ली नहीं आ सकते तो हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और आप सभी ये बात जानते हैं कि संस्कृति आईएएस एक ऐसी संस्था है जहां एक नहीं बल्कि हर शिक्षक श्रेष्ठ है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे इस बात के करने के बाद और देखते हैं कि हमारी पहली न्यूज़ क्या बातें बता रही हैं। तो पहली न्यूज़ हमारी है विमान वाहक पोत विशाल के बारे में। भाई अगर हम बात पिछले साल की करें, ठीक है, तो 2022 में एक न्यूज़ जो चर्चा में रही थी विमान वाहक पोत के लिए, वह थी विमान वाहक पोत विक्रांत। यानी कि आईएनएस विक्रांत पिछले साल बहुत अधिक चर्चाओं में रहा, उसको कमीशन किया गया और उसकी विशेषताओं ने न्यूज़पेपर के अनेक पन्ने उस समय कवर किए थे और भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन किया था। हालांकि आज के इस वीडियो में हम विक्रांत के साथ साथ बात करने वाले हैं विशाल की। पहली बात सारी विशाल की होगी, फिर कुछ चर्चा विक्रांत पे भी करेंगे क्योंकि परीक्षा में प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो फिलहाल न्यूज़ यह है कि भाई भारतीय नौसेना ने फैसला किया है कि आप हमें अब हमारा दूसरा विमान वाहक पोत दे दीजिए, जिसका नाम होगा आईएनएस विशाल। तो अभी प्रस्ताव दिया गया है रक्षा मंत्रालय को। हालांकि इससे संबंधित सभी कार्य अब शुरू हो जाएगा क्योंकि चर्चाएं पहले से ही बनी हुई थी कि इस प्रकार का एक विमान वाहक पोत भारतीय नौसेना को दिया जाना है। ठीक है, तो अब इससे संबंधित खास बातों को जान लेना समझ लेना जरूरी है क्योंकि यह अब भारत का दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत होगा। पहले के बारे में आप नाम जानते ही हैं कि आईएनएस विक्रांत है। तो यह जो दूसरा विमान वाहक पोत बनेगा स्वदेशी रूप से भारत में, इसके लिए अभी जो अनुमानित लागत मानी जा रही है वह मानी जा रही है 55,000 करोड़ रुपए। तो काफ़ी अधिक है, लेकिन यह विमान वाहक पोत अपने आप में बेहद अधिक खास होते हैं। इसके पीछे का बड़ा रीज़न है हम लोग का समुद्री क्षेत्र, क्योंकि आज के समय में अब हम भी कुछ भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कोई भी देश कभी भी हमारा विरोधी हो सकता है। अभी हाल ही में तो सिचुएशन पूरी बदली ना, कनाडा कोई बातचीत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी प्रशासन के साथ में, बट अब देखिए ना संबंध कितने अधिक खराब हो गए हैं दोनों ही देशों के बीच में। तो इसी वजह से ज़रूरी है कि हम पहले से अपनी सभी तैयारियों को कर लें ताकि आने वाले समय में कभी भी विपरीत परिस्थितियां सामने आए तो हम उनका डट के सामना कर सकें और हम आश्वासित रहें पूरी तरह से कि हमने पहले से ही तैयारी की हुई है। तो इसीलिए यह सब कार्यक्रम हम लोग शुरू कर रहे हैं। पिछले साल जो आईएनएस विक्रांत बनाया गया था उसको सितंबर के महीने में कमीशन किया गया था इंडियन नेवी के अंदर। तो अब जो यह नया विशाल बनने वाला है, यानी कि आईएनएस विशाल बनेगा, तो इसके लिए जो डिजाइन तैयार होगा यह नेवल डिजाइन ब्यूरो के द्वारा तैयार किया जाएगा। हालांकि इसको बनाने का काम जो होगा यह कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में होगा। आईएनएस विक्रांत को भी यहीं पे ही तैयार किया गया था। जो अपेक्षा की जा रही है अभी वह यह है कि समय हमारे पास में लगभग 7 वर्षों का है। वैसे तो 2023 अब समाप्ति की ओर है, तो लगभग 6 वर्ष अभी रहेंगे हमारे पास में आईएनएस विशाल पे काम करने के लिए, बट अपेक्षाओं के अनुरूप 2023 तक इसके शामिल होने की संभावनाएं भी बता रहे हैं हमारे विभाग। तो क्या क्या खास रहने वाला है आईएनएस विशाल में और किस प्रकार से तैयार किया जा रहा है। जैसे कि अभी वर्तमान में हमारे पास आईएनएस विक्रांत है, हमारा खास है, बट उसके बावजूद अभी हम जो आईएनएस विशाल बना रहे हैं यह हमारे पिछले युद्ध पोतों से सबसे बड़ा होने वाला है। इसकी क्षमताएं सबसे ज़्यादा खास होने वाली है और हमारी नौसेना में और हमारे रक्षा क्षेत्र में यह कुछ नए आयामों को शामिल भी करेगा। इसके लिए सोचा गया है कि इसका वजन 65,000 टन होगा। इसकी ऊंचाई 60 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर रहेगी, जबकि लंबाई 284 मीटर होने वाली है। इसको तैयार किया जाएगा समुद्र में 55 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलने के लिए। इसके साथ ही इसमें क्षमता शामिल की जाएगी 2300 क्रू मेंबर्स की, कि इतने क्रू मेंबर्स को संभाल सके। इतने क्रू मेंबर्स हमें यहाँ पर इसलिए चाहिए क्योंकि यदि कभी भी कोई विपरीत स्थिति तैयार होती है तो युद्ध के लिए हर एक छोर पर हमें व्यक्ति चाहिए होंगे। इतना ही नहीं, जैसे कि आप जानते हैं कि यह विमान वाहक पोत होता है, तो विमान वाहक पोत के ऊपर ऑलरेडी हमारे कई सारे एयरक्राफ्ट तैनात होते हैं और तुरंत वहां से उनको लेकर के टेक ऑफ करना होता है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि अच्छी खासी संख्या क्रू मेंबर्स की यहाँ पर हो। और यहाँ जो विमान क्षमता रहने वाली है वह 55 विमानों की रहेगी, कि इतने विमान इसके ऊपर ही हमेशा तैयार रहेंगे, प्रॉपर रेडी पोजीशन में होंगे और जरूरत पड़ने पर तुरंत इनको आप ले जा सकेंगे। तो इसकी जो रेंज रहने वाली है वह माना जाता है कि 14,000 किलोमीटर तक की रेंज की रहेगी और 14,000 किलोमीटर की
की स्थिति यह है कि लगभग जो भी विमान वाहक पोत तैयार होता है तो उसकी एज जर्नली 25 से 30 वर्ष की होती है। उसके बाद उसको डीकमीशन भी कर दिया जाता है, क्योंकि आप पानी में रहते हैं, जंग वगैरह की स्थिति आपके साथ हो जाती है, आपके जो पार्ट्स होते हैं वह खराब होने लग जाते हैं। इसके साथ ही एक दूसरा रीज़न यह होता है कि आप हमारी उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे जो आने वाले समय में हमारे लिए रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में एक अपडेटेड हमें चाहिए होगा अपने लिए कोई विशेष आईएनएस, तो फिर उसके ऊपर हम काम करेंगे। जब उस आईएनएस को हम शामिल कर लेंगे तो ज़रूरी हो जाता है कि पुराने वाले को डीकमीशन कर दिया जाए या फिर सुधारों के साथ फिर एक बार लाया जाए। तो जो एवरेज टाइम रखा जाता है वो 25 से 30 वर्ष ही है अभी वर्तमान में। हालांकि आने वाले समय में हम देखते हैं कि और अधिक समय तक इसकी क्षमता का प्रयोग किया जा सकेगा। इसके साथ ही ज़रूरी है कि इसका क्या उद्देश्य है, यानी कि हम लोग क्यों बना रहे हैं इस तरह से विमान वाहक पोत, हमें क्या ज़रूरत है। तो देखिए, रक्षा क्षेत्र के लिए बेहद अधिक महत्वपूर्ण है, हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, सीमाओं को हमारी सुरक्षित करने के लिए ज़रूरी है। वही सब बातें यहाँ पर है कि देखिए, अभी वर्तमान में जो हमारा INS विक्रांत है, इसको हमने हिंद महासागर वाले क्षेत्र में अभी तैनात किया हुआ है। लेकिन हमारी जो सीमाएँ हैं वह 3 तरफ से पानी से लगती हैं, यानी कि समुद्र महासागरों से लगती है। ऐसी स्थिति में हमें अपने तीनों ही तरफ की सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करना जरूरी है। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास एटलीस्ट 3 अलग अलग इस प्रकार के विमान वाहक पोत हो, ताकि हम एक तरफ अरब सागर और वहीं दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल में भी तैनाती कर सकें और सभी स्थितियों के लिए पूरी तरह से हम सुनिश्चित हो जाएं। तो प्रत्येक तट की रक्षा इसके माध्यम से हो पाएगी, साथ साथ ही हमारा रक्षा क्षेत्र का सशक्तिकरण भी होगा, नौसेनाओं की क्षमता का विस्तार भी हो जाएगा और फिर पूरी दुनिया देखती है कि कैसे कैसे भारत नए नए मुकामों को हासिल कर रहा है। ब्लू वाटर नेवी आज के समय में एक इम्पॉर्टेंट टर्म बन गई है। ब्लू वाटर नेवी वही नेवी होती है जिसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है अपने समुद्री सीमा पर, और उसके पास इस प्रकार के अलग अलग पोत होते हैं जो दुश्मनों के पोत से लोहा लेने में सक्षम होते हैं। केवल इसके ऊपर के विद्वानों को ही तैनात नहीं किया जाता, बल्कि इसके साथ साथ इसमें इतनी अलग अलग अपडेटेड मिसाइलों को भी शामिल किया जाता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसके माध्यम से भी हम प्रहार करें और जो हमारे एयरक्राफ्ट इसके ऊपर रहेंगे उनका तो उपयोग करेंगे ही करेंगे। तो पूरी तरह से ये असला बारूद से सुसज्जित होता है, और लेकिन हम चाहते हैं कि प्रयोग ना करें, है ना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत कभी भी युद्ध क्षेत्र के मामले में पहल नहीं करता। हम जो भी काम कर रहे हैं इसका उद्देश्य सिर्फ आत्मरक्षा है। हम चाहते हैं कि अगर किसी ने हमारे साथ में किसी भी प्रकार की बदतमीजी की तो ही हम इनका उपयोग करेंगे, अदरवाइज बस ठीक है, हमने बना लिया है, दिखाने के लिए ही है कि ठीक है, आप समझें कि हम भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, विकास कर सकते हैं, और किसी की सहायता की ज़रूरत हम लोग को खास तौर पर नहीं है। सारा काम हम स्वदेशी रूप से कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत चल रहा है ना, भारत में सब कुछ हम खुद बना ले रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या ही होगी हमारे लिए ना। एक समय हुआ करता था कि हम दूसरे देशों से कहा करते थे कि आप हमें टेक्नोलॉजीज दीजिए, आप हमें तैयार करके दीजिए प्रोडक्ट्स, बट अब कहते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप अपना बना लीजिए, हम अपना बना लेंगे, हम पूरी तरह से अब आत्मनिर्भर है। क्लियर है बात सभी आप लोग को। तो यह सभी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं भारत सरकार और भारतीय रक्षा क्षेत्र की, जो जर्नली आप लोग किसी भी मेंस के एग्जाम में लिख सकते हैं, अपने एस्से के अंदर शामिल कर सकते हैं। यदि एस्से आप लिख रहे हैं रक्षा क्षेत्र से संबंधित कोई, तो अलग अलग प्रकार से आप इस प्रकार की इस पूरे कंटेंट का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ बात जरूरी है कि INS विक्रांत की कर ली जाए। एक तरह से आप लोग के लिए यह रिवीजन कंटेंट है। शामिल कब किया गया था, कैसे किया गया था, क्या खास है, बता चुका हूँ। पहला विमान वाहक पोत है वर्तमान में, लेकिन इसको नाम INS विक्रांत क्यों दिया गया था, क्योंकि जिस समय हम स्वतंत्र हुए थे हमने अंग्रेजों से एक ऐसा ही पोत लिया था। उस समय उसका नाम ही हुआ करता था INS विक्रांत। ठीक है, तो उसी के नाम जो था वह हमने इसको दिया था। जो हमारा सबसे पुराना विमान वाहक पोत विक्रांत था वह 1961 में खरीदा गया था। फिर 1997 में उसको हमने सेवा मुक्त कर दिया था, वह अब उपयोग के योग्य नहीं रह गया था। इसके साथ ही हम लोगों ने योजना बनाई थी कि अपना खुद का एक अच्छा होना चाहिए पोत हमारे पास में, जो हमने पिछले साल शामिल किया है। इसको बनाने में 13 वर्षों का समय लगा है। वर्ष 2009 में इसकी कील लगाई गई थी, है ना। कील मतलब इसका शुभारंभ किया गया था, बट सब चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। पहले डिज़ाइन तैयार होते हैं, सब चीज़ों के लिए टीम तैयार की जाती है, उसके अनुरूप सारे काम होते हैं। जब सब चीज़ें पूरी हो जाती हैं औपचारिकता, उसके बाद फिर इसके विकास का, इसके निर्माण का काम हम लोग शुरू करते हैं। तो तब जाकर के यह हमें पिछले वर्ष मिल पाया। छपनाएँ इसकी बहुत अधिक विशेष है अपने आप में, जैसे कि तैयार किया गया था डिज़ाइन वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा तैयार हुआ था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। अनेक जगह पे कोचिन शिप बिल्डर्स लिमिटेड भी देखने को हम लोग को मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऊंचाई इसकी 59 मीटर है और लागत इस पे आई थी 20,000 करोड़ रुपए।
तो 20,000 करोड़ एक तरफ वर्तमान में हमारा जो विशाल बनने वाला है 55,000 करोड़ रुपए हम लोग उसके लिए सोच रहे हैं, तो बहुत अधिक अंतर है बजट के अनुरूप और उसकी क्षमताओं के अनुरूप हम समझ सकते हैं। इसका वजन 45,000 टन है। साथ साथ इसकी जो अधिकतम स्पीड है वो जनरली 50 से 52 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। हालांकि इसकी जो अधिकतम रेंज है यह भी 14,000 किलोमीटर ही है, यानी कि एक बार अगर हम इसको उतार देते हैं तो इतनी क्षेत्र को, इतनी एरिया को यह कवर कर सकता है, ये इसकी रेंज है। अगर इसके ऊपर हम फाइटर प्लेन को तैनात करना चाहें, जो कि इसके लिए बनाया गया है, तो 30 एक बार में फाइटर प्लेन उतार सकते हैं। क्रू मेंबर्स की संख्या 1600 से 1700 रहती है इसके ऊपर, और भारतीय नेवी में इसको सितंबर 2023 में शामिल किया गया था, जैसा कि आपको मैंने बताया। इसकी चौड़ाई जो है यह 62 मीटर है, जबकि इसकी लंबाई 262 मीटर है। तो यह इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और आज के समय में यह हमारे रक्षा क्षेत्र को सहयोग कर रहा है बेहद महत्वपूर्ण रूप से। तो इतना महत्वपूर्ण बात आप लोगों ने समझी, जानी, पूरा विषय पे इतना समय लगाया, तो मुझे लगता है कि अब आप लोग सक्षम है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यह प्रश्न बेहद ही सरल सा प्रश्न है, आप लोग के स्क्रीन पर कमेंट में आप मुझे आंसर दे सकते हैं। कई लोग कमेंट यह कर रहे हैं कि उन तक फाइल नहीं पहुंच रही है, वैसे मैं अपलोड करवा देता हूं रेगुलरली। आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के वहां से फाइल्स ले सकते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा जो उसका PDF रहता है वहां पे अपलोड कर दिया जाता है आप लोगों के लिए ही। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी न्यूज़, नेत्र वन विमान की तरफ। अभी भारतीय वायुसेना ने निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए कहा है कि अब हमें 6 नए स्वदेशी रूप से विकसित नेत्र वन विमान चाहिए, जो एक प्रकार से निगरानी विमान है। हमले वगैरह नहीं करते, निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, दुश्मन के क्षेत्र में जाए बिना सब चीज़ों को एनालिसिस कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी कवरेज है इसकी। तो हम लोगों की सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्तमान में भारतीय वायुसेना ने यह निश्चय किया है कि अब हमारे पास 6 और इस प्रकार के विमान होने चाहिए। वर्तमान में जो हमारी क्षमता है वह 2 विमान की है, यानी कि इतने ही हमारे पास में है। यदि नए 6 और मिल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में 8 निगरानी विमान हमारे पास में हो जाएंगे। बेहद खास है यह अपने आप में। इसके ऊपर काफ़ी खास फीचर है जिसको हमें कवरेज प्रदान करते हैं, हमें बताते हैं कि सीमा के आसपास के क्षेत्रों में क्या चल रहा है और क्या वहाँ गतिविधियाँ हो रही हैं और किस प्रकार से हम उन क्षेत्रों को ट्रैक करेंगे और क्या क्या योजना उसके लिए बनाएंगे। सब चीज़ें हम इसके माध्यम से जान समझ लेते हैं। तो इसी की संबंधित कुछ विशेषताएं को पता होनी चाहिए कि यह एक निगरानी विमान है, जैसा कि आपको मैंने बताया। इसको कहते हैं कि ये आई इन द स्काई है, यानी कि जो देश है जिसके पास ये विमान है उसके लिए एक तरह से ये आंख की भूमिका निभाएगा आसमान से। इसका विकास किया जाता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, यानी कि हमारा DRDO ही काम करता है, बट शुरू से नहीं करता था। जो हम लोगों ने काम शुरू किया था यह वर्ष 2007 में किया था और उसके बाद पहला विमान हमें वर्ष 2017 में मिल पाया था, यानी कि लगभग 10 वर्षों का समय हमें लगा था पहला विमान तैयार करने में। लेकिन अब हम पूरी तरह सक्षम हैं, इसी वजह से चाहत बढ़ गई है और 6 नए विमान हम लोग चाह रहे हैं अपने वायुसेना के लिए। जो इन विमानों का यह विकास हुआ था, यह सब कुछ किया गया था हमने एक कार्यक्रम के तहत। वह कार्यक्रम है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत ही हम इस प्रकार के विमानों को तैयार कर रहे हैं। जैसे कि ब्राजीलियाई एम्बेयर विमान की संरचना, उसकी विशेषताओं के आधार पर हमने इस विमान को तैयार किया था और अब इसी के अनुरूप जो हम लोगों ने विकास पहले कर लिया, अब हम चाहते हैं कि इसकी तकनीकों में सुधार करते हुए, स्थिति को सुधार करते हुए, अपडेट करते हुए हम इसका आगे प्रयोग करते रहें लगातार और हमारी व्यवस्था में हमारी सीमाओं को यह सुरक्षा प्रदान करता रहे। अभी हम लोगों ने सोचा है कि जो नए विमान आएंगे उन विमानों के लिए हम एम्बेयर ERJ 145 विमानों को संशोधित करेंगे और उनको अपडेट करते हुए अपने लिए नए 6 विमान तैयार कराएंगे, जिसके लिए हमने जो लागत सोची है अनुमानित है अभी कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए तक का खर्चा इसमें आ सकता है। तो बेहद महत्वपूर्ण परियोजना है हमारे रक्षा क्षेत्र की यह भी। और आज का जो कार्यक्रम है, यानी कि 2 न्यूज़ हमारी दोनों ही डिफेंस सेक्टर के लिए हो गई है, तो याद रखिएगा आने वाले एग्जाम में कहीं भी पूछी जा सकती है। यह न्यूज़ उन लोगों के लिए भी खास है जो UPSC के साथ साथ कहीं अन्य प्रकार के डिफेंस एग्जाम आप लोग देना पसंद करते हैं, बैठते हैं एग्जाम में, वहाँ आपसे यह प्रश्न पूछे जाते रहेंगे आने वाले समय में कभी भी। क्लियर है बात इतनी सब लोग को? तो महत्वपूर्ण फीचर नेत्र वन विमान की हर एक बात आप लोग को याद रखनी है, कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए, इसकी क्या क्या खास विशेषता है? तो देखिए, इसकी पहली महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके ऊपर AESA रडार लगाया गया। यह जो रडार है यह इस मामले में खास है कि यह आपको 500 किलोमीटर क्षेत्र तक की कवरेज देता है और जो इसकी कवरेज होती है यह 240 डिग्री तक होती है, यानी कि जो इसका मूवमेंट होता है रडार का यह 240 डिग्री तक मूवमेंट कर सकता है और आपको वहाँ की स्थिति, संभावनाएं, हर एक चीज़ बताएगा कि वह कैसी है कैसी नहीं है। इसके साथ ही यह शत्रु देश की सीमा में घुसेगा नहीं, बिना एंट्री किए हुए ही सभी चीज़ों को वहाँ से यह ट्रैक कर लेगा। इतना अच्छा फीचर इसमें शामिल किया गया है। तो आप लोग को सभी के लिए यह विशेष है क्योंकि निरंतर और सर्वव्यापी निगरानी में यह सक्षम है। जो भी बेस्ट होगा हमारी रक्षा क्षेत्र के लिए, हमारी सेनाओं के लिए, हर जगह इसको प्रयोग कर सकते हैं और कोई भी संभावना
अगर हमें महसूस हो रही है दुश्मन देश की तरफ से, तो इसका प्रयोग करते हुए हम पूरी तरह से आश्वासित हो सकते हैं कि क्या हमारा दुश्मन देश चाहता है, क्या योजना बना रहा है, क्या कर सकता है, हर एक चीज़ हम इसके माध्यम से जान लेंगे। क्लियर है बात? तो इसीलिए यह खास है और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि भाई 6 और हमें मिल जाए। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम बीच में चर्चाओं में आया। क्या खास बात है इसके अंदर? तो देखिए, हवाई रडार प्रणाली है एक प्रकार की, हमें बताती है कि आसपास में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। इसके साथ साथ ही हम इस प्रणाली का, इस सिस्टम का प्रयोग करते हुए ट्रैकिंग कर सकते हैं। ट्रैकिंग किसकी करेंगे? मिसाइलों की ट्रैकिंग करेंगे, जहाज़ों की और वाहनों की। यानी कि सीमा के आसपास यदि कोई गतिविधि हो रही है और ऐसी गतिविधि हो रही है जो हमारी सुरक्षा के विरुद्ध है, तो ऐसी स्थिति में हम इस प्लेन से, इस प्रणाली के माध्यम से सभी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं पूरी तरह से। और केवल ज़मीन पे ही नहीं बल्कि जहाज़ों पर भी हम इसको पूरी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इसके माध्यम से मार्गदर्शन ले सकते हैं। हमारे जो विशेष लोग हैं जो इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में शामिल रहते हैं, उनको सब चीज़ें पहले से पहले ही पता लग जाएंगी, तो उसके अनुरूप ही वह अपनी पूरी योजना निर्धारित कर लेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और सारे कार्यक्रम इसी प्रकार चल रहे हैं। सब चीज़ें हम लोगों ने सीखा, हमसे पहले अनेक देशों ने विकास किया। जब उन्होंने इन तकनीकों का विकास किया तब हमें पता लगा कि ठीक है, हमें भी ज़रूरत है, क्यों हम केवल दूसरे को ही सशक्त होते देखें, हम खुद भी सशक्त होंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो मजबूत स्थिति में होता है उसको देख करके डर जाते हैं कि बहुत अधिक मजबूत है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो उससे ही सीख ले लेते हैं और खुद को डेवलप कर लेते हैं उसके अनुरूप और अपनी क्षमताओं का निरंतर विकास करने में कार्यरत रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार की स्थिति है भारत की। आप लोग भी यह काम कीजिए, लगातार प्रयत्नशील रहिए और अपनी क्षमताओं का, अपने ज्ञान का, अपनी आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करते रहिए और होते रहिए एग्जाम रेडी, चाहे प्रीलिम्स की बात हो चाहे मेंस की। एक प्रश्न इस न्यूज़ से भी आप लोग के स्क्रीन पर, बेहद सरल सा है, आप लोग अच्छे से आंसर दे सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आज की हमारी तीसरी न्यूज़ की तरफ। सिंधु नदी जल विवाद पर बैठक। तो अभी हाल ही में एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक के बुलाने का आह्वान जो था वह भारत ने ही किया था। कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोग आएँ जो हमसे बातचीत करें कि सिंधु नदी जल पे जो विवाद बन जाता है अमूमन, उसको कैसे समाधान किया जाए। अभी वर्तमान में 2 विषय थे जिनके ऊपर विवाद बना हुआ था, तो इसीलिए इस बैठक को बुलाया गया। इस बैठक का जो आयोजन था, इसका आयोजन वियना में किया गया था। तो समझना है हम लोग को कि किस प्रकार से यह बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि एक तटस्थ विशेषज्ञ जिसकी नियुक्ति वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाती है, उस व्यक्ति के द्वारा यहाँ मध्यस्थता की गई थी और उसके बाद दोनों देशों के बीच व्यवस्था को अच्छा बनाने का प्रयास किया गया था। क्या क्या खास हुआ इस बैठक में और क्यों खास है सिंधु जल संधि, एक बार जरा नजर डालते हैं। तो देखिए, सिंधु नदी तंत्र के बारे में आप सभी जानते हैं कि बोखरछू ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है। उसके बाद यह मिठानकोट पे पंचनाद से मिलती है। पंचनाद में जो नदियां शामिल है उसमें झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और व्यास शामिल है। तो यह पूरा का पूरा इसका तंत्र है, इसकी द्रोणी है और इससे भी कई बार जनरली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो आप लोग को याद रखने होते हैं। ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट यह टर्म है हमेशा के लिए। तो इससे संबंधित बातों में, इससे संबंधित जो विवाद है दोनों देशों में, उनको सुलझाने के लिए 20 से 21 सितंबर को वियना में इस बैठक का आयोजन किया गया था। और यहाँ पर जो मामला था वह था किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर के। खास बात देखने वाली यह है कि दोनों ही परियोजनाएं हैं तो भारत की और भारत ने ही बैठक बुलाई थी, जबकि आपत्ति इन दोनों ही परियोजनाओं के ऊपर पाकिस्तान को है। तो इन दोनों परियोजना के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि न्यूज़ में है और बहुत अधिक हाईलाइट आपको हर जगह नहीं मिलेगी और कई बार यूपीएससी ऐसे ही टॉपिक्स को कैच करता है और वहीं से क्वेश्चन बना देता है। तो दोनों परियोजनाओं पर थोड़ी नजर डालते हैं, देखते हैं पाकिस्तान की आपत्ति क्या है। तो पाकिस्तान कह रहा है किशन गंगा जल विद्युत परियोजना के बारे में कि इसको बनाया तो किशन गंगा पे जा रहा है, एक नदी जो झेलम नदी की सहायक नदी है। जम्मू कश्मीर में तैयार किया जा रहा है इस परियोजना को, जहां पे 330 मेगावाट की क्षमता का एक पूरी परियोजना डेवलप की जा रही है। अब यहाँ पर खास बात यह है कि यह जो परियोजना है एक्चुअल में रन ऑफ द रिवर परियोजना के तहत है। रन ऑफ द रिवर परियोजना क्या है? थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। जब आप क्लास देख रहे हैं तो क्यों कंफ्यूज होना है? देखिए, अब एक परियोजना तो हमारी जल विद्युत है, इसी बीच नाम आ गया है रन ऑफ द रिवर। नजर डालिए इसके ऊपर, खास किया कि एक्चुअल में इसमें यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई भी नदी है तो उस नदी को आप रोकेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने नदी के मार्ग को पूरी तरह से बाधित कर लिया है, उसका पानी रोक ले रहे हैं और आगे नहीं जाने दे रहे हैं या दूसरे देश तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, नदी की जो स्थिति है वह हमेशा रनिंग होनी चाहिए, जल हमेशा प्रभावित होना चाहिए और यह प्रवाहित जल की स्थिति कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। एक अमाउंट हम जनरली देखते हैं कि स्टोर तो किया जाता है अब विपरीत परिस्थितियों के लिए, बट उसके बावजूद आप पूरी तरह से उसको नहीं रोकेंगे और ऐसा होता भी है। अगर पूरा जल किसी ने रोक लिया तो खुद उसके क्षेत्र
क्षेत्र में ही प्रलय आ जाएगी। तो बेहतर यही है कि एक अच्छा खासा अमाउंट जो आप पीछे से लगातार रिसीव कर रहे हैं उसको आगे ही फ्लो करते रहें। क्लियर है बात इतनी से भी? जैसे कि अगर कोई इंसान देखना भी चाहता है, आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आपके आसपास का कोई बांध हो तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। जैसे कि दिल्ली में अगर आप लोग मुखर्जी नगर में तैयार कर रहे हैं तो पीछे ही सिग्नेचर ब्रिज है ना, पुराना वाला वजीराबाद पुल है, वहाँ बांध बनाया हुआ है। वहाँ आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द गेट जो हैं वह सब हमेशा ही बंद रहते हैं, बट कुछ गेट उसके खुले रहते हैं जहाँ से रेगुलर पानी फ्लो होता है। हम लोग आगे की बात कर लेते हैं इस परियोजना को समझने के बाद में कि जो जम्मू कश्मीर में परियोजना है यह 300 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना है। ठीक है, इस परियोजना के लिए 37 मीटर लंबा एक कंक्रीट का बांध बनाया जा रहा है। हालांकि यह जो परियोजना है यह वर्ष 2007 से ही कार्यान्वित है, कार्यक्रम चल रहा है, बट अभी तरह से अंतिम चरण में नहीं पहुंच पाई है। अब क्या है कि यह जो पूरी परियोजना है चल भारत में रही है, सारा काम भारत कर रहा है, बट पाकिस्तान ने इस पर एक अच्छी खासी आपत्ति दर्ज की है लंबे समय से। वह कह रहा है कि यह परियोजना मेरे फेवर में नहीं है। पहली बात तो उसने यही कही है कि जो हम लोगों ने डील साइन की थी ना सिंधु नदी जल के तहत, तो वह जो हमारी संधि थी आप उसका तो उल्लंघन कर ही रहे हैं। आप उल्लंघन करने के साथ साथ हमारे नागरिकों को परेशान कर रहे हैं। परेशान क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपकी जो परियोजना है उसका डिज़ाइन खराब है, अच्छे डिज़ाइन के तहत आपने नहीं बनाई है, ये बात हमें पाकिस्तान ने ही बताई है। हाँ, तो हंसना नहीं है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं, कहने की मना नहीं है। तो उसने कहा है कि वह हमसे बता रहा है कि आपकी जो परियोजना आपने डिज़ाइन ही अच्छा नहीं बनाया। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। साथ साथ उसने यह कह दिया है कि पाकिस्तान में जिस प्रकार से यह नदी प्रवेश करती है, अब इसका फ्लो पहले के कंपैरिजन में 40% कम हो गया है, जो कि हमारे लिए परेशानी की बात है, क्योंकि इसका फ्लो अगर प्रॉपरली होता तो हम अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ा सकते। बट अब क्या है कि फ्लो कम हो गया तो हमारी परियोजनाएं ही इससे प्रभावित हो रही हैं। साथ साथ पाकिस्तान की जो परियोजना है उसका नाम है नीलम झेलम पन बिजली परियोजना। तो कह रहे हैं कि हमने तैयार की थी अपने देश के लोगों के लिए यह परियोजना, और हमने जिस प्रकार इसको तैयार किया था, जिन नदियों से हमने अपेक्षा की थी, जैसे झेलम है, तो अब क्या हुआ है कि आपकी इस परियोजना की वजह से नदी ने अपना जो मार्ग था उसको बदल लिया। अब नदी ने मार्ग बदल लिया तो यहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत थी, तो वह पानी यहाँ नहीं पहुँच रहा है, जिस वजह से हमारी ये पूरी परियोजना भी बेकार हो गई है। ये 3 एलिगेशन है। पहला एलिगेशन तो आपने संधि का उल्लंघन किया, दूसरा प्रवाह कम हुआ है और हमारी पन बिजली परियोजना प्रभावित हुई है। इस वजह से दोनों देशों के बीच कुछ मामलों पर सहमति बनाने के लिए सारा का सारा कार्यक्रम रखा गया था। यह बात है पहली परियोजना की, तो याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले किसी में। दूसरी जो परियोजना है रतले जल विद्युत परियोजना, जम्मू कश्मीर में ही बनाई जा रही है ये भी, और किश्तवाड़ जिले के अंदर है, चेनाब नदी के ऊपर सारा का सारा कार्यक्रम चल रहा है। रन ऑफ द रिवर ही परियोजना ये भी है। तो 850 मेगावाट क्षमता, पहले से ज़्यादा बड़ी है, तो बांध भी बड़ा होगा, क्षमताएं भी अधिक है। तो 133 मीटर लंबा बांध यहाँ पे बनाया जाएगा। 2013 में इस बांध की आधारशिला रख दी गई थी, हालांकि अभी से पूर्ण रूप नहीं ले पाया। अब यहाँ भी पाकिस्तान ने सेम आरोप लगाया है। पहला आरोप तो वही है कि आपने सिंधु जल संधि का उल्लंघन किया है। इसके साथ साथ इस बांध की जो क्षमता है उस क्षमता में कमी करने की बात पाकिस्तान ने की है। कितनी क्षमता है इस बांध की? तो बड़ा बांध है, क्षमता जो है इसकी विद्युत क्षमता वह तो 850 मेगावाट है, लेकिन यहाँ पर जो पानी स्टोर होने वाला है यह 24 मिलियन क्यूबिक होगा। पाकिस्तान कह रहा है कि आप बहुत अधिक पानी संचय कर ले रहे हैं, जिस वजह से हमारे लोगों को परेशानी होगी। तो वह चाहता है कि 24 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को घटा करके हम सिर्फ और सिर्फ 8 मिलियन क्यूबिक कर दें, जिससे कि उसका काम भी चलता रहे, हमारा काम भी चलता रहे। बट हमने कहा कि ठीक है, नहीं कर रहे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, सोचेंगे, बातचीत में जो सहमति बनेगी, बट हम ही क्यों दबे हर बार ना, अच्छी बात नहीं है। हम सहयोग करते हैं बट आप सहयोग समझते नहीं है। तो यहाँ पर इस परियोजना पे यह एलिगेशन लगा दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में ही पूरा का पूरी इस बैठक का आयोजन किया गया था। सारी बातचीत जो थी वह इनके लिए ही की गई है। बट ये दोनों ही परियोजनाएं आप लोग की एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ साथ एग्जाम की दृष्टि से सिंधु जल संधि 1960 भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको संपन्न किया गया था विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसमें जो सिंधु नदी का जल तंत्र है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया, पश्चिमी नदियों और पूर्वी नदियों के लिए। पश्चिमी नदियों में शामिल थी सिंधु, झेलम और चेनाब। पूर्वी नदियों में शामिल थी सतलुज, रावी और व्यास। अब यहाँ व्यवस्था की गई कि पश्चिमी नदियों का उपयोग किया जाएगा पाकिस्तान के द्वारा, पूर्वी नदियों का उपयोग करेगा भारत, और इसी स्थिति से पूरे का पूरा कार्यक्रम चलेगा। और इस प्रकार से ही आप लोग को आगे का कार्यक्रम निर्धारित करना होगा। ये सब कुछ फैसला किया गया था। इसके साथ साथ यहाँ पर यह कहा गया कि भारत अगर पश्चिमी नदियों का उपयोग करेगा तो यह इसके 20% जल का ही उपयोग कर सकता है। ठीक है।
ठीक है। और जो उपयोग करेगा वह भी इसको रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाओं के लिए करना होगा, क्योंकि वाटर जो है ना वह भारत से ही फ्लो करके जा रहा है, तो इसलिए भारत को कहा गया कि आप यदि इसके जल का उपयोग करेंगे तो मात्र 20% ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इसका उपयोग आप लोग नहीं करेंगे। ये सब कुछ व्यवस्था हुई थी। तो अब इसी बात का उपयोग करता है पाकिस्तान, कहता है कि आप सिंधु जल संधि का उल्लंघन कर रहे हैं, 20% से अधिक जल उपयोग कर रहे हैं पश्चिमी नदियों का, इसके साथ साथ ही पूर्वी नदियों से तो उसको कोई लाभ है ही नहीं है। तो वह पूरी तरह से मुख्य रूप से जो निर्भर है वह इन 3 नदियों पर ही निर्भर रहता है। क्लियर है बात सभी लोग को? तो आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ ली जाती है यह नदियां कि कौन सी किसके हिस्से में आई थी, या कौन सी पश्चिमी नदी है, कौन सी पूर्वी नदी है। इस प्रकार से अनेक प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं, आगे के लिए आप लोग को तैयार रहना जरूरी है। ठीक है, तो यह जो पूरी की पूरी संधि हुई थी, इस संधि के अनुच्छेद 9 में व्यवस्था की गई थी कि अगर कभी भी कोई समस्या होती है तो 3 चरणों के माध्यम से हम लोग विवाद समाधान तंत्र का व्यवस्था कर सकते हैं और आप विवाद का समाधान कर सकते हैं। तो स्थायी सिंधु आयोग बनाया गया था, जिसके माध्यम से आप सारा कार्यक्रम कर सकते हैं, अपना मामला लेके जाइए और समाधान कर लीजिए। तटस्थ विशेषज्ञ जिसकी नियुक्ति की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और साथ साथ में मध्यस्थ न्यायालय में आप जा सकते हैं अपनी बातों को लेकर और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह सारा कार्यक्रम यहाँ पर ही इन्होंने निर्धारित किया। तो यह सारा मामला था कि क्यों हो रही है बैठक, क्या मामला है, हर एक चीज़ मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नहीं बचेगा यदि आता है, जैसे कि यह प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर वर्तमान में आप देख रहे हैं, आंसर आप लोग को बस कॉमेंट करना है, बहुत ईजी काम है आप लोग के लिए। बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वतखोरी मामला। तो यह मामला वर्तमान में बहुत अधिक चर्चाओं में है, और चर्चा इसलिए भी है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हमारा जो 1998 का मामला था, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव मामला कहा जाता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वतखोरी मामले से ही संबंधित है, वह भी वर्तमान में भी यही मामला अभी चल रहा है। तो कहा है कि 1998 में जो स्टेटमेंट दिया था ना सुप्रीम कोर्ट ने, हम चाहते हैं कि अब उस स्टेटमेंट को बदला जाए, फिर एक बार रिव्यू किया जाए और देखा जाए कि क्या है वर्तमान व्यवस्था में सही। तो क्या था ये मामला, जरा समझते हैं एक बार कि एक्चुअल में यह क्यों चर्चाओं में है और क्यों इसने पूरा का पूरा पॉलिटिकल अट्रैक्शन लिया हुआ है। तो यह जो पूरी की पूरी मामला बना था, यह मामला इसलिए बना था क्योंकि 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि अगर कभी भी कोई सांसद या कोई विधायक अगर रिश्वत लेकर के, रिश्वत वाले चलन तो सभी समझते हैं, अगर आप रिश्वत लेकर के कोई काम करते हैं तो वह किसी भी प्रकार से इलीगल नहीं माना जाएगा और आपको न्यायालय में नहीं घसीटा जाएगा। यानी कि छूट दे दी कि सांसदों को या विधायकों को पैसा मिलता है तो वह अपनी मर्जी से अपना वोट कहीं डाल सकते हैं या किसी भी चीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं या कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं पैसे लेकर के, छूट दे दी गई। तो अब वर्तमान में वही वाला मामला है कि आप इस प्रकार की छूट कैसे दे सकते हैं, जिसको हम सभी लोग लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, वहां यदि इस प्रकार की रिश्वत लेकर के स्टेटमेंट दी जाएगी और कार्य किए जाएंगे तो क्या वह वास्तव में हमारे देश की जनता के लिए हितकारी होगा? नहीं हो सकता। तो अब जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने कहा है कि अब पूरा का पूरा जो मामला था इसको हम एक बार रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि कार्यक्रम इसके लिए क्या निर्धारित होना चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए। ये इन्होंने इसलिए निर्धारित किया है क्योंकि अभी 2012 में राज्यसभा चुनावों का एक मामला बहुत अधिक तूल पकड़े हुए है, और उस समय क्या हुआ था कि वर्ष 2012 में एक महिला विधायक है सीता सोरेन, इन्होंने राज्यसभा के चुनावों में जो मत दिया था वह मत स्वतंत्र उम्मीदवार को दिया है, और यह भी मामला सामने आया है कि इन्होंने जो मत दिया था यह रिश्वत लेकर के, यानी कि धन लेकर के ही तब मत दिया था स्वतंत्र उम्मीदवार को। ठीक है, जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट हमारी अपनी पार्टी से खड़ा होता है तो हम उसको ही वोट देते हैं, जो कि पैटर्न निर्धारित है। इन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार को दिया, फिर मामला खुला, सारी की सारी चीज़ें जो थी वह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। तो इसी दौरान सारा मामला निकल के आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार रिव्यू किया जाना चाहिए पिछले फैसले को। तो वही कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। तो 1998 में क्या हुआ था, उस समय भी सेम स्थिति थी। तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था पीवी नरसिम्हा राव सरकार के विरुद्ध। तो इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 सांसद थे। इन 6 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान कर दिया था। तो उस समय भी यही मामला आया कि इन्होंने रिश्वत ली है और रिश्वत ले करके ही खिलाफ में मत दिया है। जनरली क्या था कि पूरी पार्टी ने फैसला किया था कि हम समर्थन देंगे इस अविश्वास प्रस्ताव को और सरकार को गिराएंगे, बट यह जो 6 सांसद है फिर पूरे की पूरी नकेल इनके ऊपर कसी गई, जिस वजह से यह पूरा मामला चर्चाओं में आ गया था। यह पूरा मामला चर्चाओं में इसलिए भी आया था क्योंकि उस समय जो जवाब दिया था, जो व्यवस्था स्थापित की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें यह कहा गया था कि अगर कोई भी जो सांसद है या विधायक है उसको भाई विशेष अधिकार प्राप्त है। यानी कि यह हम पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार
अनुच्छेद 105 में सांसद और अनुच्छेद 194 के अनुसार विधायक, उनको यह अधिकार प्राप्त है कि अगर वह संसद में कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो उस स्टेटमेंट के लिए उनको कभी भी न्यायपालिका में नहीं घसीटा जाएगा। तो न्यायालय ने 1998 में इसी अनुच्छेद के ऊपर फोकस होकर के अपना पूरा जजमेंट दिया। उसने कहा कि जिस प्रकार से सांसदों को, विधायकों को संसद में, विधानसभा में बोलने का अधिकार है, कुछ भी कहने का अधिकार है, और संविधान खुद ही यह बात कहता है कि उनको कभी उनकी कही गई बातों के लिए न्यायालय में नहीं घसीटा जाएगा, ठीक उसी प्रकार यदि उन्होंने मतदान किया है, चाहे मतदान इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे ध्वनि मत हो, तो उस मतदान के लिए भी हम उनको न्यायालय में नहीं ला सकते। यह उनका अधिकार क्षेत्र है, उनको विशेष अधिकार प्राप्त है। तो ठीक इसीलिए उसने कहा था कि अगर आप रिश्वत लेके भी मतदान कर देते हैं या कोई स्टेटमेंट देते हैं तो आपको न्यायालय में नहीं लाया जाएगा। बट अभी वर्तमान में DY चंद्रचूड़ साहब जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने कहा कि एक बार रिव्यू की जरूरत है इस फैसले को, क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था इससे प्रभावित हो रही है। तो पुराना स्टेटमेंट मामला क्या था याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामों में पूछा जा सकता है और पहले भी कई मामले ऐसे पूछे गए हैं एग्जाम में, हमने देखा भी है। क्लियर है बात? तो जो शब्द की सुरक्षा उनको दी गई थी, अब फिलहाल रिव्यू हो सकती है और हो सकता है कि ऐसा मामले के लिए कुछ नया व्यवस्था करें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है बात? तो यह अनुच्छेद याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले समय में, पूछा कुछ भी जा सकता है, आयोग की मर्जी है। बट जो न्यूज़ चर्चा में रहती है जनरली है कि हम उसके सभी एस्पेक्ट्स को कवर कर लें। इसमें हालांकि जो इनको संरक्षण प्राप्त है, यह संरक्षण मुख्य रूप से आपको कार्रवाई के लिए प्राप्त है। वहीं दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि आपको केवल नागरिक मामलों में सारे संरक्षण प्राप्त है, सारे विशेष अधिकार प्राप्त है, आपराधिक मामलों में नहीं है। जैसे कि नागरिक मामलों में, नागरिक कार्रवाइयों में सिविल जो प्रोसेस होता है उसमें यह भी है कि सदन की कार्रवाई शुरू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन आपका मामला आपराधिक है तो सब चीज हो सकती है इसके बावजूद भी, ठीक है। तो इस प्रकार का संरक्षण दिया गया है और दो प्रकार के विशेष अधिकार होते हैं, एक तो सामूहिक, दूसरा व्यक्तिगत। तो जो है बोलने वाला मामला है, यह उनके व्यक्तिगत अधिकारों में शामिल है। क्या क्लियर है इतनी बात सभी लोग को? चलिए, तो एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर भी आ गया है, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं सरलता से। हम लोग बढ़ते हैं हमारी आज की अंतिम न्यूज़, संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन। तो हाल ही में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ न्यूयॉर्क के अंदर, और मुख्य रूप से यह जो आयोजन हुआ था ना, ये पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धताओं को देखने के लिए, किस प्रकार की प्रतिबद्धताएं हैं, हम उसके ऊपर किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। साथ साथ अभी आने वाले समय में COP28 का आयोजन भी होने वाला है UAE में, तो उसके लिए सब कुछ निर्धारित करना था। तो यह सारा कार्यक्रम हुआ था, हालांकि इसमें भारत शामिल नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ और देश भी शामिल नहीं हुए थे, जिसमें अमेरिका और चीन का नाम शामिल है। और देखने वाली बात यह है कि यह तीनों वो देश शामिल नहीं हुए हैं जिनका वर्तमान में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 42% हिस्सेदारी है। तो भारत शामिल नहीं हुआ, बट उसके बावजूद भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंसिडेंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सारी व्यवस्था क्या क्या रही और कैसे कैसे यहाँ पे बातचीत हुई, हालांकि जो हमारे वर्तमान में महासचिव हैं उन्होंने काफ़ी कुछ बताया, कहा, और उन्होंने कहा कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है यह कि आप जलवायु के प्रति कार्रवाई करें। क्यों करनी ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम अभी वर्तमान डाटा को एनालिसिस करें तो तापमान बढ़ने की संभावना 2.8 डिग्री सेल्सियस तक हो गई है, जबकि पेरिस समझौते में हमने निर्धारित किया था कि तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में रोका जाएगा, या इससे कम कर सकते हैं तो कम करके रोका जाएगा, जो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों पर डिपेंड था। लेकिन अभी वर्तमान संभावनाएं बहुत अधिक बदल गई हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि पृथ्वी पूरी तरह से नर्क में ही विलीन हो जाए, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर ऐसे ही तापमान बढ़ता रहेगा तो। इसके साथ साथ ही जलवायु न्याय को बढ़ावा देना इस पूरे सम्मेलन का उद्देश्य था, क्योंकि अभी बीते दिनों एक रिपोर्ट हमने देखा कि कैसे जो पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी हत्याएं हुई अलग अलग महाद्वीपों में, बहुत अधिक हुई है। तो चाहते हैं कि अब जलवायु न्याय की व्यवस्था को बढ़ाया जाए और संरक्षण दिया जाए, इसके कार्यकर्ताओं को भी, साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए सोचा जाए। इसमें चाहत यह भी व्यक्त की गई कि अब जीवाश्म ईंधन के युग को समाप्त करने का समय आ गया है और जल्द से जल्द अब पूरी व्यवस्था नवीकरणीय ईंधनों पे बेस्ड होनी चाहिए। और कैसे भी कुछ भी करना, जैसे कि कनाडा, बाकी और देशों ने कहा कि ठीक है, व्यवस्था अच्छी है, ज़रूरी है नवीकरणीय संसाधनों की तरफ जाया जाए, इसलिए विकासशील देशों और अविकसित देशों को हम सहायता करेंगे और उन्हें संसाधन के साथ साथ धन भी प्रोवाइड करेंगे, जो भी हम कर पाएंगे। क्लियर है बात सारी? जनरली तो वैसे ये जो विकसित देश हैं, ये फंड्स प्रोवाइड करना पसंद
करते हैं क्योंकि इनको पता होता है कि इंटरेस्ट हाई होता है और इनको खास लाभ मिलता है यहाँ पर। बट यह सारा का सारा उद्देश्य था, इन्हीं उद्देश्यों के ऊपर सारी बातचीत हुई। लेकिन यह बातचीत अपने आप में इस मामले में भी खास थी क्योंकि इस सम्मेलन में वक्ता देशों के लिए खास मानक निर्धारित थे, यानी कि हर देश नहीं बोल सकता था। अगर जो भी यहाँ पर उपस्थित है, यदि आप बोलना चाहते हैं तो आप इन कंडीशंस को पूरा करना जरूरी है, यदि आप पूरा करेंगे तो ही बोल पाएंगे। इसमें बोला गया कि आपने 2030 से पहले अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को दर्शाना होगा, तो ही आपको बोलने की इजाजत दी जाएगी। आपको बताना होगा आपका शुद्ध शून्य लक्ष्य क्या है। भारत का क्या है, वर्ष 2070 है कि हम पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। आपको बताना होगा कि आपकी ऊर्जा परिवर्तन योजनाएं क्या है, जैसे कि हम लोग लगातार नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, बायोफ्यूल का प्रयोग कर रहे हैं, तो इस प्रकार की योजनाएं आपको दर्शानी थी। जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए आपकी क्या योजना है, आप वो बताएंगे। महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य क्या है आपके, और हरित जलवायु निधि का संकल्प क्या है, और अनुकूल और लचीलेपन पर आपकी क्या क्या योजना है। इन सभी मानकों पे यदि आप खरे उतरते होंगे तो ही आपको यहाँ पर बोलने की इजाज़त थी, वरना इजाज़त नहीं थी। तो यहाँ पर बहुत ही कम देशों को सारा मौका मिला और मेन जो भूमिका थी वह महासचिव ने ही निभाई। उन्होंने ही सारी बातें बताई कि ज़रूरी है फिलहाल कि आप लोग इस तरफ महत्वपूर्ण ध्यान दें। तो भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएं क्या है, एक बार ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि इनको भारत सरकार ने पंचामृत के रूप में प्रस्तुत किया था। 4 जो है वह वर्ष 2030 के लिए हैं, बल्कि एक 2070 की है, जो आप जानते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी से रिलेटेड है। तो फैसला क्या किया है, भारत सरकार चाहती है कि वर्ष 2030 तक हमारा जो उत्सर्जन क्षमता वर्ष 2005 में हुआ करती थी, हम उसके स्तर से 45% तक की कमी कर लें। वर्ष 2030 तक हमारे पास में 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता हो। इसके साथ ही वर्ष 2030 तक अपनी बिजली की क्षमता की 50% जरूरतों को हम नवीकरणीय या गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से पूरा करेंगे। इसके अलावा 2030 तक वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से हम लोग एक अच्छा खासा कार्बन सिंक तैयार करेंगे, क्योंकि जो हमारे वृक्ष होते हैं ये कार्बन सिंक की भूमिका निभाते हैं, और जो कार्बन सिंक होगा वह 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समान सिंक का काम करेगा। तो यह महत्वपूर्ण 4 हमारे जो लक्ष्य हैं यह 2030 तक के लिए निर्धारित है। बाकी जो 5वां हमारा यहाँ पर लक्ष्य है यह 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए। यह 5 ही बातें हमारी पंचामृत हैं, याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में पंचामृत के रूप में भी यह बातें पूछी जा सकती हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर आप लोग के लिए रखा है, सरल सा प्रश्न है, कमेंट में आंसर दे सकते हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। सभी न्यूज़ अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस की हैं, प्रत्येक खंड पे बात कर ली है, और उम्मीद है कि प्रश्न बनने वाले जो क्षेत्र थे वह यही सब थे। कल फिर मिलते हैं रात 9 बजे। ऐसे ही रोज़ अलग अलग न्यूज़ हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, पढ़ते जानते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, जो हमारे लिए एग्जाम में बेहद महत्वपूर्ण रहे। थैंक यू सो मच।